हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश कुमार शर्मा अपने जीएस क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आज आपसे सामाजिक विज्ञान एसएसटी जो वर्ग 3 की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि एवरीडे मैं आपको इस परीक्षा के संबंध में प्रमुख जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं, उसी क्रम में जो आप लोगों की मांग थी सामाजिक विज्ञान विषय पर चर्चा के लिए, तो मैं उपस्थित हूं। आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। उसी तैयारी की धार को और पैना करने के लिए और तेज करने के लिए मैं तैयार हूं। तो आप भी बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि हम आज एसएसटी विषय पर चर्चा करेंगे। तो कुछ चीजें तो इस संबंध में आपको पता है कि इस बार वर्ग 3 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें कुल 100 प्रश्न हैं और ये 5 यूनिट में डिवाइड है। जो आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम है कुल 5 यूनिट में डिवाइड है। कुल 100 प्रश्न हैं, 100 अंकों के लिए हैं और 2 घंटे का ड्यूरेशन, 2 घंटे का समय रहेगा। जिसमें जो पहला चैप्टर आपका होगा हिंदी का, 15 नंबर होंगे इसमें और 15 क्वेश्चन। दूसरा अंग्रेजी भाषा के लिए होगा, उसमें भी 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के लिए होंगे। तीसरा यूनिट आपका मैथमेटिक्स के लिए होगा, उसमें आपके 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए होंगे। और तीसरा यूनिट आपका विज्ञान का होगा जिसमें 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के लिए। और चौथा यूनिट आपका सामाजिक विज्ञान एसएसटी कहते हैं जिसको हम, इसमें आपके 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के लिए। तो कुल मिला के 100 प्रश्न 100 अंक और समय अवधि 2 घंटे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें हम आज सामाजिक विज्ञान एसएसटी के बारे में चर्चा करेंगे जो मैं अभी खत्म करूंगा। आप बड़े ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुन पाए तो इस यूनिट से जो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बट शर्त क्या है? पूरे मनोयोग से आप सुनेंगे। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं आज नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य और राष्ट्रीय प्रतीकों की। क्लियर है? ये आपकी एसएसटी की एक यूनिट है। क्या नाम है इसका बेटा? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज और राष्ट्रीय प्रतीक। तो बड़े ध्यान से सुने। भारत के संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब चूंकि आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपको देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, क्योंकि बिना अधिकार के कर्तव्य और केवल कर्तव्य हो अधिकार नहीं हो। यानी कि संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे जो हमने रूस से लिए थे। बाद में
एक कर्तव्य हमने शिक्षा का अधिकार और जोड़ दिया तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। बात समझ में आ रही है? तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ओके, अधिकार वो जो सरकार ने हमें दिए हैं और कर्तव्य वो जो सरकार ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं कि देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो इनकी हम बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए कुछ बेसिक फैक्ट सुन लीजिए। दुनिया का पहला देश ब्रिटेन था जहां अधिकारों की बात की गई, मानव के अधिकारों की बात की गई। दुनिया का पहला देश ब्रिटेन रहा जहां मानव के अधिकारों की बात की गई। वहां एक वर्ड था मेग्ना कार्टा जो 1215 में हुआ। वहां के जो सम्राट थे, सम्राट जॉन, तो वहां से आरंभ होता है मौलिक अधिकार या मानव के अधिकार। बाद में 1789 में फ्रांस में भी मानव अधिकारों की घोषणा हुई और इसके बाद 1791 में अमेरिका में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई जिसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हमने जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए हैं। बेटा कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। क्लियर है? अब प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार को हम कैसे परिभाषित करें, मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो मौलिक अधिकार किसी भी देश में व्यक्तित्व के विकास के लिए होते हैं, सरकार की शक्तियों को परिसीमित करते हैं, समाज में समानता को कायम करते हैं, है ना? तो ये यानी कि बिना अधिकारों के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें कि भारत में जब संविधान में मौलिक अधिकार रखे गए तो प्रारंभ में इनका डिमांड सबसे पहले कब हुआ? मतलब कुल मिलाकर चैप्टर ये है कि भारत में मौलिक अधिकार का विकास कैसे हुआ। ये पता है आपको, अमेरिका से लिया अपन ने, पर इनका आरंभ कैसे हुआ? तो याद रखें भारत में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम भारतीय असंतोष का जनक भी कहते हैं, तो तिलक साहब ने 1895 में अपने स्वराज्य बिल पर, स्वराज्य विधेयक में पहली बार मांग की थी। याद रखना, एक प्रश्न क्या बनता है कि भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? तो आप बताएंगे तिलक ने की थी 1895 में अपने स्वराज्य विधेयक में। इसके बाद एनी बेसेंट ने 1925 में इसकी मांग की। 1928 में जवाहरलाल नेहरू, 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी मांग की और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो सबसे पहले 1895 में तिलक ने की, फिर एनी बेसेंट, फिर मोतीलाल नेहरू और फिर 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग हुई। फिर महात्मा गांधी ने भी 1931 में सेकंड राउंड टेबल मीटिंग जो लंदन में हुई थी 1931 में, उसमें महात्मा गांधी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ओके, इतना होने के बाद भी जब 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट बना तो उसमें मौलिक अधिकारों का कोई वर्णन नहीं था। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की। कब? 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। खैर, इसके बाद वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई गई थी और इन सिफारिशों के रिकमेंडेशन पर, इन सिफारिशों के आधार पर
संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो है की कमेटी की अध्यक्षता में जो रिकमेंडेशन किया गया और जेबी कृपलानी कमेटी की अध्यक्षता में जो सिफारिश की गई, उसके आधार पर संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की मांग की, प्रावधान किया गया। बात समझ में आ गई है? चलो, तो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, भारत में जो मौलिक अधिकार हैं राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 15(2), 17 आर्टिकल, 23 और 24। ओके, खैर, तो ये तो प्राइमरी चीजें थी जब हम मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? चलिए, आपको पता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जो हमने अमेरिका से लिए थे। संविधान के भाग 3 में इनको रखा गया था। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। कहां से लिए गए? अमेरिका से। कितने थे? 7 थे। और संविधान किस भाग में थे? भाग 3 में थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 15, ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नागरिक 2 तरह के होते हैं, एक नागरिक जो भारतीय हैं, एक नागरिक जो विदेशी हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। क्लियर है? मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। हालांकि प्रारंभ में तो आर्टिकल 20 और 21 भी समाप्त हो सकते थे, लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 में प्रावधान किया गया देसाई सरकार के समय कि अब आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। ओके, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी घोषित होती है तो सबसे पहले कौन सा फंडामेंटल राइट स्वतः समाप्त हो जाता है? तो आर्टिकल 19। और बाकी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति की घोषणा के बाद समाप्त होते हैं, लेकिन 20 और 21 समाप्त नहीं होते। तो प्रश्न क्या आता है कि क्या आपातकाल में मौलिक अधिकार समाप्त हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। कब से? 1978 44 अमेंडमेंट के द्वारा। और सबसे पहले समाप्त कौन सा होगा? आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू स्पीच है। ओके, तो अब अपन बात करते हैं कि कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। 7 थे, 6 बचे हैं। कितने थे? 7 थे, 6 बचे हैं। तो 7वां कब हटाया गया? 78 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जो आर्टिकल 300 ब्रैकेट में फर्स्ट। प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, क्योंकि वो अब कानूनी अधिकार है, उसको हटा दिया गया है। तो कुल कितने अधिकार बचे हैं? अभी कुल बचे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन से हैं? नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो ये 6 अधिकार कौन से हैं? तो नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक है पहला कौन सा? समानता का अधिकार। क्लियर है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से
28 तक दिया हुआ है। और 5वां अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, आर्टिकल 19, 29 और 30, ये 2 आर्टिकल इसमें है। और 6वां फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न अच्छी तरह से आप याद रखना। बात समझ में आ गई है? यानी कि कुल जो फंडामेंटल राइट है वो 6 हैं। अब इसमें कुछ चीजें डिटेल्ड रहती हैं, कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। 12 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट आपने पढ़े 6, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, इक्वलिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। ओके, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समानता का अधिकार होगा, आर्टिकल 16। लेकिन कुछ स्थितियों में SC, ST वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है। आरक्षण ध्यान रखना बेटा, सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। तो प्रश्न क्या है कि आरक्षण किस बेस पर है, सामाजिक और आर्थिक बेस पर। और आर्टिकल 16 ब्रैकेट में 4, आर्टिकल 16 क्या कहता है, समान धर्म, गवर्नमेंट जॉब में सबको समान अवसर, लेकिन 16 4 जोड़ दिया गया, इसमें SC, ST को आरक्षण है। क्लियर है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को निषेध किया गया। धरना महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति राजा, चौधरी, नंबरदार इस तरह की उपाधियां प्रयोग नहीं करेगा। तो ये पहला अधिकार था, समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है। क्लियर है बेटा? दूसरा जो अधिकार है आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। 19 कहता है अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू स्पीच। इसमें कई आजादियां हैं। 19(1) में प्रेस की आजादी है, राष्ट्रीय झंडे को फहराने की आजादी है, राइट टू नॉलेज, जानने का अधिकार है, मतदाता को सूचना का अधिकार है, बहुत सारे। तो आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19 में है। ओके बच्चों, है बहुत सारी चीजें हैं। फिर आर्टिकल जो 20 है उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध सिद्ध के अपराधी नहीं माना जाएगा। जब तक उसके साथ न्यायालय में अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपराध के संबंध लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। ओके, बात समझ में आ गई है? ओके। आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार। बेटा आर्टिकल 20 में ही कुछ टेस्ट भी रखे गए हैं, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग। ये व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन है। जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी तब तक नहीं हो सकते। ओके। आर्टिकल जो 21 कहता है वो कहता है जीने का अधिकार। बेटा आर्टिकल 21 में ही जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 फर्स्ट में शिक्षा को प्राथमिक फंडामेंटल राइट के लिए जोड़ा गया है। विदेश जाने का अधिकार है, निःशुल्क खाद्य सामग्री का अधिकार है ना। तो बहुत सारे अधिकार जो है आर्टिकल 21 में जोड़े गए हैं। इसको बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ओके, निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा पाने का अधिकार,
प्रदूषण मुक्त जल, भोजन पाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अरेस्ट कारण के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने अरेस्ट होने का कारण जानने का अधिकार है, अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है और उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ये अधिकार रखा गया है 22 में। लेकिन ये अधिकार अंतर्देशीय शत्रुओं को प्राप्त नहीं है या जिन पर आतंकवाद निरोधक कानून लागू हुआ है उन पर ये अधिकार लागू नहीं होता। तो ये आपके 2 फंडामेंटल राइट्स हुए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, जबरदस्ती पैसे देकर भी काम नहीं करा सकते, जबरदस्ती बिना पैसे दिए काम नहीं करा सकते। इसी में वेश्यावृत्ति को निरोध रोका गया है। इसी में ही ह्यूमन ऑर्गन्स का जो बेचने का वो है उसको भी इसको रोका गया है। ओके, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप ऐसे कार्यों में नहीं लगा सकते जहां जान का जोखिम हो। ओके, ध्यान रखना। इसके बाद भी चाइल्ड लेबर में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है और भारत में चाइल्ड लेबर में यूपी प्रथम स्थान पर है। इतना होने के बाद भी तो चाइल्ड लेबर भारत में है। ओके, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था तीसरा वाला। चौथा जो आपका अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आर्टिकल 25 से जो है कहां तक है 28 तक है। 25 कहता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, इसमें जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 25 कहता है। 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप किसी व्यक्ति को किसी धर्म के लिए दान देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये आर्टिकल क्या कहता है बेटा 26 कहता है। 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देना होगा आपको जबरदस्ती। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आजादी 26 में और 27 में किसी व्यक्ति को विशेष धर्म के लिए या जिस धर्म को हम नहीं मानते हैं वहां पर पैसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके, 5वां फंडामेंटल आपका राइट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आर्टिकल आपका 29 और 30 है। 29 आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है, माइनॉरिटीज के लिए है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो संख्या में कम है। भारत में हिंदुओं के अलावा सभी अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सब कौन है? अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। और अगला जो फंडामेंटल राइट है 6वां, उसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में है। इसे या आर्टिकल 32 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उन मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, लागू कराने के लिए आर्टिकल 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या आर्टिकल 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है और उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ये प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक भी सुप्रीम कोर्ट है और भारत में संविधान सर्वोपरि है। ठीक है ना? तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कार्पस। दूसरा परमादेश, मैंडमस। तीसरा प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार प्रक्षा।
तो बच्चों ये आपके मौलिक अधिकार थे। आई होप समझ में आए होंगे। जहां भी समस्या है तो वीडियो को रोक रोक कर देखें, समझ में आएगा। तो ये आपकी जो 7वीं यूनिट का चैप्टर था फंडामेंटल राइट्स, ये मैंने कंप्लीट किया। अब फंडामेंटल राइट जो अधिकार हैं, उसके अलावा जो नागरिकों के कर्तव्य हैं देश के प्रति, तो एक तो कर्तव्य और एक राष्ट्रीय प्रतीक। ये 20-25 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपके कर्तव्य और राष्ट्रीय प्रतीक इसी में कर देता, बट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अगले पार्ट में रखेंगे। हो सकता है आज रात में ही हम डालते हैं इसको, या कल मॉर्निंग में तो पक्का डाल ही देंगे। तो ये आपकी 7वीं यूनिट हो जाएगी। इसके बाद हम आपका भूगोल वाला पार्ट ले लेंगे, इसमें भूगोल, पृथ्वी, भौतिक विभाजन। अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सिलेबस में उन्होंने शब्द मेंशन किए हैं उन्हीं शब्दों को विस्तार से आपको डिफाइन किया जाए, क्योंकि बेटा संविधान तो बहुत बड़ा है। संविधान का विकास, फिर संविधान क्या होता है, फिर संविधान कैसे बना, तो बहुत, और इतना न तुम्हारे पास समय है और ना सरकार ने आपको इतना समय दिया है। लेकिन ध्यान रखना, टेस्ट पेपर लगाना ये आपकी जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स मैंने अभी आपको पढ़ाए, हो सकता है स्पीड ज्यादा रही हो समय के कारण, आप टेस्ट पेपर लगाएं। टेस्ट पेपर लगाने में कोई भी समस्या आती है आपको फंडामेंटल राइट से संबंधित, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है इसमें, तो आप उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं आपको तत्काल जवाब दूंगा जब भी मैं उसको देखूंगा। तो इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं, एक मानवीयता के नाते, है ना। तो चलिए इसको देखिए पॉज कर करके, और अगले वीडियो में हम आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए हैं वो, और भारत के नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक, उनके बारे में बना के देंगे, जिससे आपकी ये 7वीं यूनिट समाप्त हो जाएगी। और अगर आप कहेंगे तो एक बार हम आपका रिवीजन और करा देंगे 7वीं यूनिट का। बस आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। कैसे भी आप शिक्षक बन जाओ, जिससे आपकी बाजार वैल्यू बढ़ जाए। बेरोजगारी का अभिशाप बहुत बड़ा अभिशाप है, आपको नहीं झेलना है, कुछ अच्छा करना है। जो भी सहयोग की जरूरत है मैं तैयार हूं, बट आप प्रयास करो। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि, राधे राधे, गुड नाइट।